एक दो मिनट और रुक जाते हैं ताकि कुछ लोग और भी आ जाएं, तो फिर मैं इस बात को कंटिन्यू करूं। अच्छा जी, बात यह है सारी कि अब हम बात कर रहे थे डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। तो देखें, आप बात करें अगर टैक्सी ड्राइवर की, मैंने आपसे कहा ना 3-4 एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो चीजें समझ में आती रहेंगी, ज्यादा एग्जाम्पल आखिर में डिस्कस कर लेंगे। आपने कहा टैक्सी ड्राइवर का एनवायरनमेंट में, अगर पहले तो हम दोबारा से इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक की डेफिनेशन क्या थी। नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट एंड द एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट। नेक्स्ट स्टेट जो है वो कंप्लीटली डिटरमाइंड हो जाए करंट स्टेट से और एक्शन परफॉर्म करें उससे। मतलब क्या है कि अगर मैं ये मूव करूंगा तो ये हो जाएगा। तो चेस का जो गेम है, आपको वो गेम अलाउ करता है या नहीं करता? मैं रियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं एक गेम की बात कर रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि आपको वो गेम अलाउ करता है कि जब आप मूव परफॉर्म कर रहे हो तो सामने वाला रुका हो? जी, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको वो गेम अलाउ करता है कि जब आप मूव परफॉर्म कर रहे हो तो सामने वाला रुका हुआ हो? ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक ही वक्त में मूव परफॉर्म कर रहे हो, अजीब सी सूरत हाल हो जाए। तो जिस स्टेट पे आप खड़े हैं, स्टेट का मतलब है जिस बोर्ड पोजीशन पे आप खड़े हैं, आपने सोचा यार ये पीस उठा के मैं यहां मूव कर दूं, तो बताएं आपने जो सोचा उस स्टेट से वो आउटपुट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अगर आपने कहा मैं ये पीस उठा के यहां रख दूं तो इस वक्त ये सूरत हाल हो जाएगी, आ जाएगा ना? बिल्कुल। तो वो एनवायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक कहलाता है कि जिस स्टेट पे आप खड़े हैं और आप ये सोचें कि मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा और एक्शन परफॉर्म करने से नेक्स्ट स्टेट ये हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट ये हो जाएगी। मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट स्टेट की बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेट ये हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो सकता है तो एनवायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक है, अदरवाइज स्टोकास्टिक है। ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे। टैक्सी वाली बात कर लेते हैं। आपने कहा यार ये रोड खाली है और मैं जो हूं ये इतनी स्पीड से चला जाता हूँ, तो आपका एनवायरनमेंट अलाउ कर रहा है दूसरी ड्राइवर को भी, दूसरी टैक्सीज को भी, कि वो भी सिस्टम में आ सकते हैं। तो हो सकता है उनकी वजह से आपकी नेक्स्ट स्टेट ना आए जो आपने सोची हुई थी। आप ये बात समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा एक्सीडेंट हो जाए, मैं ये कह ही नहीं रहा कि एक्सीडेंट हो जाए। मैं अब एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एनवायरनमेंट में। आपने सोचा कि यार मैं सिर्फ यहां से यहां मूव कर जाऊं तो स्टेट ये हो जाएगी, लेकिन दूसरी टैक्सी अपनी गाड़ी ले आए बीच में, या कोई और जाके खड़ी जाए, या लाइट जल जाए, या लाइट ऑफ हो जाए, या कोई बंदा आ जाए, या कोई बंदा बैठ जाए गाड़ी में, तो आपके हाथ में नहीं है पूरा एनवायरनमेंट, क्योंकि वो एनवायरनमेंट अलाउ करता है सिस्टम को कि आपके एनवायरनमेंट में दूसरे लोग भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो उनकी वजह से भी स्टेट चेंज हो सकती है, तो आपको नहीं पता चल सकता। तो ऐसे एनवायरनमेंट कहलाते हैं स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट, कि जिसमें नेक्स्ट स्टेट कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो आपके करंट एक्शन से। इज इट क्लियर? कोई सवाल है यहां तक? वैक्यूम क्लीनर वाला बताएं।
कि वैक्यूम क्लीनर का एनवायरनमेंट क्या है, डिटरमिनिस्टिक है या स्टोकास्टिक है? इन्होंने लिखा हुआ है स्टोकास्टिक है। मैंने आपको रीजन बता दिया था। आप कह सकते हैं एजेंट एक्शन कर रहे हो, नहीं ये नहीं कह सकते मसूद, ऐसे तो फिर जो गेम खेलते हैं आप उसमें दूसरा एजेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। 2 प्लेयर्स गेम होते हैं, दो तरह के होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक गेम वो होता है जिसमें आप ऑल्टरनेटिव एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैंने परफॉर्म किया फिर आपने किया, जैसे टिक टैक टो है, या अभी जो बताया था क्या था, चेस है, ड्राफ है। ये क्या है, 2 प्लेयर्स हैं। लूडो है, ये 4 प्लेयर है। जब एक परफॉर्म कर रहा होता है दूसरा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन कार रेसिंग है, कार रेसिंग में आप दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। या फाइटिंग का गेम है, या पबजी जो आप कहते हैं, पबजी हो गया, या जो भी इस तरह के गेम्स हैं, फुटबॉल की गेम है, फीफा वगैरह, तो इसमें स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरा भी परफॉर्म कर रहा है, तो एजेंट के सिर्फ एक्शन नहीं है, दूसरे के एक्शन भी हैं, तो उनकी वजह से भी एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि यार मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा और सूरत हाल ये हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो 2 कैटेगरीज हो गई हैं। पहली हो गई है फुली वर्सेस पार्शियली, दूसरी हो गई है डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरी कैटेगरी होती है हमारी एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। एपिसोडिक, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बिफोर द ब्रेक मैंने आपको बताया था एपिसोड क्या होता है। तो एपिसोड क्या होता है, एक सिंगल पेयर ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन। एजेंट का सिंगल पेयर ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन, मतलब एजेंट कहता है कि मैं परसीव करूंगा और एक्शन परफॉर्म करूंगा, तो ये पूरा एक एपिसोड कहलाएगा। इज इट क्लियर? कोई सवाल तो नहीं है यहां तक? कि एजेंट ये कह रहा है कि मैं परसीव करूंगा और एक्शन परफॉर्म करूंगा, तो पूरा ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये पूरा ये कहलाएगा एक एपिसोड कहलाएगा। ठीक है, एक एपिसोड कहलाएगा ये। अच्छा जी, अब चूंकि ये एक एपिसोड कहलाएगा, तो उस एपिसोड की हम बात करें। कंप्लीट परसेप्शन एंड एक्शन, कंप्लीट एक्शन नहीं, मैंने परसीव किया सामने दीवार है, मैं रुक गया, परसीव किया और रुक गया, एक्शन हो गया, ये एक एपिसोड कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं कि एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट क्या होता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि एपिसोड क्या होता है। अब जब हमें एपिसोड समझ में आ गया, तो एपिसोडिक एनवायरनमेंट क्या होता है, सीक्वेंशियल। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि एक सीरियल चल रहा है ड्रामे का, वो सीक्वेंशियल है, कि एक के बाद दूसरा एपिसोड आ रहा है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो एपिसोडिक है, अगर डिपेंडेंट है तो सीक्वेंशियल है। अगर आपके एपिसोड इंडिपेंडेंट है तो एपिसोडिक एनवायरनमेंट है, अगर डिपेंडेंट है तो सीक्वेंशियल है। मतलब क्या है, आपके फाइनल के मार्क्स सारे एपिसोड पर डिपेंड करते हैं। एपिसोड क्या है, मिड टर्म, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, क्विज 5, असाइनमेंट 1 2 3, प्रोजेक्ट, क्लास परफॉर्मेंस, इन तमाम एपिसोड पे आपके फाइनल के मार्क्स डिपेंड करते हैं। ये सीक्वेंशियल हो गया। मैं आपको मिसाल देता हूं, बताएं, चेस खेल रहे होते हैं, तो क्या एपिसोड आपस में डिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते? जी, सवाल समझ में आया? होते हैं ना, क्योंकि आपको चेस जीतना है, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन आपको लीड करते हैं विनिंग पे, या आप लॉस कर जाते हैं। तो एपिसोड अगर डिपेंडेंट हो, प्रीवियस एक्शन, प्रीवियस एपिसोड, मतलब एवरी एपिसोड इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो फिर ये कहलाता है हमारा क्या, सीक्वेंशियल। और अगर एपिसोडिक एनवायरनमेंट होगा, एपिसोडिक, तो एपिसोडिक एनवायरनमेंट क्या होता है? एपिसोडिक एनवायरनमेंट ये होता है कि आपस में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसका काम है बीमारी को मालूम करना और दवाएं सजेस्ट करना। एक पेशेंट आया, डॉक्टर ने उसको परसीव किया और उसको एक्शन परफॉर्म कर दिया कि भाई तुम्हें ये बीमारी है, तुम ये दवाई ले लो, तुम ये कर लो, तुम ड्रिप लगवा लो, तुम एडमिट हो जाओ, वट एवर, या तुम सही हो। अब दूसरा पेशेंट जो आता है, क्या वो पहले पेशेंट पर डिपेंडेंट है? जो दूसरा पेशेंट आता है, क्या वो पहले पेशेंट पर डिपेंडेंट है? ये कहलाएगा एपिसोडिक एनवायरनमेंट। क्लियर हो गई बात? जितने भी गेम्स होते हैं,
जो ज्यादातर गेम्स होते हैं वो ज्यादातर सीक्वेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि गेम में आपको एक जीतना होता है और जीतने के लिए आपको सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म करने होते हैं, और सीक्वेंस ऑफ एक्शन का मतलब है सीक्वेंस ऑफ एपिसोड। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, टैक्सी ड्राइवर सीक्वेंशियल है या एपिसोडिक है? टैक्सी ड्राइवर सीक्वेंशियल है या एपिसोडिक है? सीक्वेंशियल, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट पिकिंग रिपोर्ट बताएं, सीक्वेंशियल है एपिसोडिक है? बेटा अवेश एपिसोडिक नहीं है वो, अवेश टैक्सी ड्राइवर सीक्वेंशियल है। बेटा पहले मैं क्लियर कर दूं कि टैक्सी ड्राइवर जो है वो सीक्वेंशियल है, क्योंकि आपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो डिफरेंट एपिसोड परफॉर्म करेंगे तो पहुंचेंगे। अच्छा दूसरी बात, इरम ने बताया एपिसोड और बाकी सब सीक्वेंशियल कह रहे हैं। वो जो है पार्ट पिकिंग रिपोर्ट भी सीक्वेंशियल नहीं है, एपिसोडिक है। एपिसोडिक क्यों है बेटा? क्योंकि देखिए पहला पार्ट आया, अब वो जिस दिन में भी जा रहा है उसका दूसरे पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो जो सीक्वेंशियल कह रहा है उनको क्लियर कर रहा हूं मैं बात, कि पार्ट पिकिंग रिपोर्ट जो है वो एपिसोडिक है। ठीक है बेटा, डेफिनेटली बेटा, लेकिन आप टारगेट एक के हिसाब से सेट करते हैं, सबके हिसाब से सेट करते हैं? आप तो इंडिविजुअल के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, कि आपने बोला भाई इसके लिए मेरा पूरा टारगेट ये है। हर 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 पैसेंजर के लिए परफॉर्मेंस अलग होगी ना, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन अलग है, तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, हर चीज अलग होगी। अच्छा जी, चौथी कैटेगरी है बेटा स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। जी जी, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट जहन में रहे। अब स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, और डायनामिक नाम से समझ में आ रहा होगा। एक होता है सेमी डायनामिक, पहले स्टैटिक एनवायरनमेंट पढ़ लेते हैं, सॉरी डायनामिक एनवायरनमेंट देख लेते हैं। अ डायनामिक एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग ओवर टाइम। एजेंट की बात नहीं हो रही, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। एनवायरनमेंट खुद चेंज हो रहा है तो डायनामिक है, समझ रहे? एनवायरनमेंट अगर खुद चेंज हो रहा है तो डायनामिक है, लेकिन अगर खुद चेंज नहीं हो रहा तो स्टैटिक है। ठीक है, सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट क्या है कि एनवायरनमेंट खुद चेंज नहीं होता, लेकिन एजेंट की परफॉर्मेंस के स्कोर से चेंज हो जाता है। अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले डायनामिक एनवायरनमेंट की एग्जांपल, टैक्सी ड्राइवर का जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। क्यों? क्योंकि वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है, लोग आगे पीछे चल रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, आप तो नहीं हिल रहे अपनी जगह से, लेकिन गाड़ियां आगे आप पीछे जा रही हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा डायनामिक एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर? अच्छा जी, डायनामिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें खुद ब खुद चेंजेस आ रहे हो, एजेंट की वजह से चेंजेस ना आ रहे हो। स्टैटिक एनवायरनमेंट वो है जिसमें चेंजेस ही ना आ रहे हो। सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है कि ओवरऑल चेंजेस नहीं आते, लेकिन एजेंट जब जब परफॉर्मेंस करता रहता है तो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मैं फर्ज करें, मैं एक दीवार को तोड़ना है मुझे, ये मेरा टारगेट है, तो अब जैसे ही मैं दीवार को तोड़ता रहूंगा तो एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा। या मैं गेम खेल रहा हूँ, तो गेम में जैसे जैसे मैं मूव परफॉर्म कर रहा हूँ टिक टैक टो के अंदर या चेस के अंदर, तो मेरी परफॉर्मेंस की वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये कहलाता है हमारा सेमी डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। अच्छा ये होगा, इसके बाद वाला देखें, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। लेवल जब आएंगे बेटा, आपको पता है डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल। ठीक है, सबसे बेहतर डेफिनेशन यही कहलाएगी। डायनामिक की एग्जांपल दी है ना बेटा, मैंने सारी तो दी है। मसूद बेटा, बेटा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपने कोई सवाल पूछना हो तो पब्लिक पे पूछें, ताकि
मैं जब जवाब दूं तो सबको पता हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है? अदरवाइज ऐसा लगता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग सिर्फ मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो डिस्क्रीट जो होता है बेसिकली काउंटेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रीट का मतलब क्या एग्जैक्टली मुझे बताइए। जब मैं अपने कमरे में मूव करता हूँ, वॉक कर रहा होता हूँ, तो क्या मुझे मना करता है कोई कि इस जगह पे पाँव नहीं रखो या इधर पाँव नहीं रखो? या मैं टाइल्स के हिसाब से मूव कर रहा होता हूँ कि इस टाइल में नहीं रखना, पाँव इसमें रखना है? मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ ना? मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ ना? तो ये एनवायरनमेंट मेरा कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट है, मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि मैं दीवार पे चलने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो जो चीजें मुझे दिख रही हैं उन सब ब्लॉक्स में पाँव रख सकता हूँ, कहीं पर भी पाँव रख सकता हूँ, जरूरी नहीं ब्लॉक में रखूं, किसी की सेंटर लाइन पे भी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट मुझे अलाउ कर रहा है। लेकिन जब मैं चेस खेलता हूँ तो मेरे पास ना ब्लॉक्स बने हुए, और मैं सिर्फ उन्हीं ब्लॉक्स में रख सकता हूँ। आप बोले सर सारे ब्लॉक्स में रख सकते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें मैं क्या समझा रहा हूँ, ये देखिएगा। मैं आपको शायद ज्यादा बेहतर ये डायग्राम से समझा सकूं। ये देखें, ये हम टिक टैक टो खेल लें। अब मैं यहां बनाऊं या यहां बनाऊं या यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, आप उसको क्या काउंट करेंगे? आप बोलेंगे सर आपने 1,3 वाले ब्लॉक में बनाया। ऐसा ही है, गलत है? ऐसा ही है ना? अगर मैं यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, आप बोलेंगे सर आपने 2,1 में बनाया। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक एक सिंगल काउंट होता है, तो ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट क्या है कि जहां आपको लेवल असाइन किए हुए हो। कंटिन्यूअस क्या है कि सिस्टम में आप कहीं पर भी आ जा सकते हो। तो जितने भी आ, इस तरह के गेम्स होते हैं, चेस वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह, ये डिस्क्रीट होते हैं। क्यों डिस्क्रीट होते हैं? क्योंकि आपको लेवल्स दिए हुए होते हैं। फर्ज करें मैं वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहा हूं, तो वैक्यूम क्लीनर जो हमने समझा था ब्लॉक्स वाला, वो डिस्क्रीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कहा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वो कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट में काम करता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम क्लीनर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, कहीं भी रुक सकता है, कहीं से भी कचरा उठा सकता है। सही कह रहा हूं गलत? होना क्या चाहिए जो मैं कह रहा हूं। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पिक की थी, हमने जो है इसको समझा है, वो हमने क्या किया था, हमने उसको डिस्क्रीट पे समझा था। इज इट क्लियर नाउ? टैक्सी ड्राइवर कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलें कि तुम यहां ब्रेक लगा सकते हो, यहां ब्रेक लगा सकते हो। वो कहीं पर भी रुक सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। एनवायरमेंट की बात हो रही है, डेफिनेटली दीवार विवार की बात नहीं कर रहा मैं, और रोड्स के ऊपर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां उसको अलाउ है। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे भी उसको बोलें कि भाई तुम्हारा ये लेवल है और ये लेवल नहीं है, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस एनवायरमेंट। कोई सवाल? एग्जाम्पल पूछूं? बता दें, खुद बता दें, इसमें क्या है? जरूरी है हम पूछें? लेवल, लेवल क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इज इट लेवल और लेवल? क्या चीज? लेवल्स, लेवल्स, डिस्क्रीट लेवल्स। यार आपने एनालॉग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ा है ना, और आपने डीएलडी का कोर्स पढ़ा है। दोनों कोर्सेज में फर्क क्या था? टीचर तो सेम ही होंगे, चलो टीचर भी चेंज हो गए होंगे। कोई और फर्क था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता था और डिजिटल में ये होता था? लैब भी की होगी। जी, क्या फर्क था? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग क्यों कहते थे उसे, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजिटल क्यों कहते हैं? डीएलडी में डिस्क्रीट था, हाँ, कंटिन्यूस आउटपुट मिलता था। मैं आपको ना, ये देखें, ये एक लाइन है, इस लाइन पे कहीं पर भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो उसकी वैल्यू मुझे मिल सकती है। ये देख रहे हैं? अब स्ट्रेट लाइन है, फर्ज कर लिया स्ट्रेट बना रहा हूं मैं, तो ये लाइन है भाई 2.5 है, तो ये 2.9 हो गई, तो ये 3.6 हो गई, बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डीएलडी में हूँ
तो डीएलडी में वो कहता है भाई ये है, या तो 0 होगा या 5 होगा। लेवल बनाए हुए होते हैं उन्होंने कि भाई 2.3 भी है अगर, तो उसको 2.1 है तो मैं उसको 0 कंसिडर करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 से ऊपर है तो मैं उसको 5 कंसिडर करूंगा। तो या तो यस या तो नो की बात हो रही होती है, इन बिटवीन नहीं होता। इसकी मिसाल ये है कि मैं कहूं कि भाई या तो आप पास हो या फेल हो, ये हो गया डिस्क्रीट, समझ रहे? हालांकि एक बच्चा 99 से भी पास हो रहा है, एक बच्चा 51 से भी पास हो रहा है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में वो दोनों क्या है, पास हैं। क्लियर हो गई बात? मतलब अगर 50 वाला पास है तो, समझ रहे? तो जस्ट पास और फेल की अगर बात करें तो ये डिपेंड ही नहीं करता कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू है आपकी। अगर आप पास है तो 51 पे भी हो सकते हैं, अगर आप पास है तो 99 में भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? लेकिन जहां आपके हर पॉइंट की कोई वैल्यू हो तो वहां आप उसको क्या कहते हैं कि नहीं सर ये कंटिन्यूअस पॉइंट है। मतलब मैं अगर घड़ी के अंदर सेकंड का फ्रैक्शनल व हिस्सा भी बता सकूं तो वो कंटिन्यूअस है। सबसे छोटा यूनिट वो कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट कहलाता है। तो डीएलडी में ये होता था कि जो आप एनालॉग में सिग्नल में 2.7 निकालते थे, डीएलडी में या तो 0 होता था या 1 होता था। इसीलिए उसको डिस्क्रीट, अब डिस्क्रीट के अंदर भी लेवल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि 4 लेवल्स हैं, जितने भी लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? कोई सवाल है बेटा यहाँ तक तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन किया करें ताकि मुझे पढ़ाना है और मैं सवाल दे दिखाऊं। तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता तो फिर मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं सवालों के जवाब दे सकता हूँ नहीं दे सकता? तो मुझे जज करने के लिए पूछ लिया करें। इररेलेवेंट ना पूछें, क्लास से रिलेटेड पूछें बिल्कुल। टैक्सी ड्राइवर का एनवायरनमेंट जो है वो बेटा वो होगा कंटिन्यूअस, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। बेटा ये मिक्स तो होगा उसामा, देखो मिक्स इसलिए होगा कि ये 12 कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सुकून से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो एक आखिरी पेज दिखा देता जिसपे ना सब कुछ बना हुआ था, लेकिन मैं आपको बहुत सुकून से पढ़ा रहा हूँ। तो मिक्स तो ये होगा, आपने याद नहीं रखना ना, अभी अभी आपने सिर्फ इसको समझ लेना है, फिर आपने रिवाइज बाद में करना है। सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट, आप ना अगर ये सोचते हैं कि यार ये स्लाइड मुझे पीछे वाली याद हो गई है, तो ये आप और मैं बेवकूफ हैं दोनों पर। एक मिनट एक एक करके सवाल का जवाब देता हूँ सामा। देखो सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें एजेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हो। डायनामिक एनवायरनमेंट वो होता है एजेंट की परफॉर्मेंस के बगैर भी चेंजेस आ रहे हो। अब अगर मैं एक क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एजेंट हूँ और मैं अपनी जगह पे खामोश खड़ा हूँ, लेकिन आप लोग सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, हिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये डायनामिक एनवायरनमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं उस एनवायरनमेंट में चेंजेस ला रहा हूं, मेरी परफॉर्मेंस क्या है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, मैं ज्यादा लिखूं बोर्ड पे, ये वो, तो मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सेमी डायनामिक। डेफिनेटली तकी टैक्सी और रोड इंक्लूड होंगे क्योंकि वो एनवायरनमेंट का पार्ट है, और उस एनवायरनमेंट के अंदर दूसरी टैक्सीज भी आ सकती हैं। हम किसी ऐसी जगह पे गाड़ी नहीं चला रहे जहां कोई है ही नहीं। जब भी हम टैक्सी ड्राइवर की बात करते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि हम रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में जो टैक्सी चलती है तो सराउंडिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या आप उनको रोक देते हैं कि नहीं मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस वक्त सब रुक जाए? नहीं रोकते ना। तो इसी तरह से वो लोग नहीं रुके हुए, तो इसलिए वो एनवायरनमेंट क्या है? कंटिन्यूअस है, कि आप भी कहीं पे रुक सकते हैं, और वो एनवायरनमेंट डायनामिक भी है। अच्छा, सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट, ये तो नाम से समझ में आ जाएगा। ऐसे एनवायरनमेंट कि जिसमें एक एजेंट अलाउ है, अलाउ एक एजेंट है, तो वो सिंगल एजेंट कहलाता है। जैसे मैं क्रॉसवर्ड पजल खेल रहा हूँ, पता है ना क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है? इसमें वर्ड्स बनाने होते हैं, पता है ना क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है? जिसमें वर्ड्स बनाने होते हैं, तो वो कहलाता है सिंगल एजेंट। वो कहलाता है सिंगल एजेंट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही एजेंट अलाउ है एक वक्त में, उसमें एक वक्त में एक ही एजेंट अलाउ है। और जो चेस प्लेइंग है उसमें दो एजेंट्स अलाउ हैं, तो वो कहलाता है मल्टीप्लेयर, मल्टी एजेंट। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर मल्टी एजेंट हो सकता है। अब आप बोल रहे नहीं सर मैं जिस एनवायरनमेंट, आप देखिए बना कौन रहा है? आप बना रहे हैं ना। आपने मुझे बोला सर मैं जो टैक्सी बना रहा हूँ ना उधर एनवायरनमेंट में कोई और नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा सिंगल एजेंट है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना यार, ऐसा होना नहीं चाहिए।
और जरूरी नहीं है कि एजेंट सिर्फ उसी नेचर का हो जिस नेचर के आप हैं। मतलब अगर आप टैक्सी वाले एजेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि टैक्सी वाला एजेंट ही होगा तो मल्टी एजेंट कहलाएगा। हो सकता है वहां कोई साइकिल एजेंट हो सकता है वहां कोई और चीज हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जरूरी नहीं है उसी नेचर का एजेंट हो तो आप मल्टी एजेंट बोलेंगे। अब देखें, मल्टी एजेंट के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। मल्टी एजेंट के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है कॉम्पिटिटिव। नाम से समझ में आ रहा होगा कि दोनों एजेंट एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। फाइटिंग गेम, रेसिंग गेम। अगर रेसिंग गेम की बात करें तो रेस में यही होता है ना कि एक जीतता है और एक हारता है। फाइटिंग गेम, फाइटिंग गेम क्या है कि आप उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं। पबजी हो गया, ठीक है, चेस हो गया, चेस, कि आप एक दूसरे को हरा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव होता है ये। लेकिन कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट भी होता है। कोऑपरेटिव में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑटोमेटिक टैक्सी ड्राइवर, वो भी गाड़ी चला रहा है, आप भी गाड़ी चला रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना कि कोलिजन बच जाए। मैं टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, मैं रेसिंग गेम की बात नहीं कर रहा। रेसिंग गेम में अलग कॉन्सेप्ट है, टैक्सी का कॉन्सेप्ट अलग है। तो आप टैक्सी को रेसिंग से मिक्सिंग कीजिएगा। टैक्सी का कॉन्सेप्ट अलग है कि आप वहाँ परफॉर्मेंस मेजर क्या है कि आपको कोलिजन से अवॉइड करना है और भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो आप इसको वहां मिक्स नहीं कीजिएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे दो कैटेगरी और होती हैं, नॉन एनवायरमेंट वर्सेस अननोन एनवायरमेंट। The distinction refers not to the environment itself, but to the agents or designer state of knowledge about the environment. क्या मतलब है? In known environment, the outcomes for all actions are given. कह रहे हैं कि जो नॉन एनवायरमेंट होता है उसमें आउटकम्स जो होता है वो हर एक्शन का पहले से गिवन होता है कि भाई ये वाला कार्ड शो करोगे तो ये होगा, ये वाला कार्ड शो करोगे तो ये होगा, ये वाला कार्ड शो करोगे तो ये होगा। जैसे कार्ड्स गेम्स होते हैं। जो अननोन एनवायरनमेंट होता है उसमें ये होता है कि द एजेंट will have to learn how it works in order to make good decision. मतलब क्या है? बिल्कुल, इन द एनवायरमेंट इज अननोन, द एजेंट विल हैव टू लर्न हाउ इट वर्क्स इन ऑर्डर टू मेक गुड डिसीजन। मतलब क्या है कि आप कोई नया गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपको पता ही नहीं है एनवायरमेंट। जैसे होता है ना कि यार फोर्थ राउंड क्लियर किया पहली दफा तो फिफ्थ राउंड में क्या होगा आपको पता ही नहीं है, तो आप चीजों को वहां देख रहे होते हैं। आपको पहले से गिवन नहीं होता कि सीधा हाथ पे ये, उल्टा हाथ पे ये, सामने बिल्डिंग के अंदर ये है। ये कहलाता है अननोन एनवायरमेंट। ज्यादातर गेम्स की बात हो रही है। आप एक नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो ये कहलाता है अननोन एनवायरमेंट। नोन एनवायरमेंट क्या है कि आपको पूरा मैप पहले से गिवन हो। मैप गिवन हो, मैप, ये नहीं गिवन हो कि कौन कहां पर है। लेकिन नोन और अननोन एनवायरमेंट का ये फर्क है। समझ गए? गेम में ऑब्जेक्टिव्स देने का मतलब नोन नहीं होता, वो तो आपको परफॉर्मेंस दे दी। मैं एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं, तकी एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि इस बिल्डिंग में जाके आपको दो बंदे छुड़ाने। अब आपको बिल्डिंग के गेट के अंदर पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो ये नॉन एनवायरमेंट नहीं होगा, अननोन होगा। आपको ऑब्जेक्टिव तो पता है कि दो लोग छुड़वाने आपने, इस बिल्डिंग में कैद है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस दरवाजा खोलते ही सामने क्या होगा, इस कमरे में क्या है, उस कमरे में क्या है, इधर क्या है, अंडरग्राउंड तो कुछ नहीं है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है छत पे। ये आपको गिवन ही नहीं है। मतलब आपको अंदर का भी नहीं पता है स्ट्रक्चर। चलो ये तो छोड़ो दो कि अंदर कितने लोग हैं, कहाँ है, ये तो नहीं चलो पता होता, लेकिन आपको स्ट्रक्चर भी नहीं पता कि कितने रूम्स हैं। आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब आप एक्सप्लोर करते रहते हैं ना तो फिर आपके पास आ जाता है कि यार अब तो मुझे याद हो गया, पीछे दो कमरे छोड़ के आया हूँ, सीधा हाथ पे एक कमरा दिख रहा है। तो ये जिस चीज को आप एक्सप्लोर कर लेंगे वो आपको पता चल जाएगी। तो ये कहलाता है
unknown environment. Is it clear? क्विज विज तो नहीं ले रहा मैं आज. ये एक ना एक ये चार्ट है, ये बुक से उठाया है मैंने. तो ये मैं चाहता हूं कि आप इसको इस हफ्ते में जब ये सारे एनवायरनमेंट आप रिवाइज करें तो इस चार्ट को आप गौर से देखें, और इसमें जो एग्जाम्पल सीधा हाथ पे दी हुई उल्टा हाथ पे दी हुई है, अगर इनमें से कुछ एग्जाम्पल आपको नहीं आती तो इग्नोर कर दें. लेकिन जैसे क्रॉसवर्ड पजल आपको पता है, चेस विद द क्लॉक, पोकर गेम है, बैकगैमन है, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा देख लें नेट पे से क्या होता है अपनी लर्निंग के लिए. मैं यहाँ गेम तो नहीं समझाऊंगा. टैक्सी ड्राइविंग पता है आपको. मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि कोई बीमारी की प्रेडिक्शन करना. इमेज एनालिसिस के इमेज देख के बताना कि इमेज किस चीज की है. पार्ट पिकिंग रिपोर्ट हो गया. ठीक है, जो आपको समझ में आ रही है ना उनकी कैटेगरीज देख लें कि वो आपने समझी नहीं समझी. जैसे फर्स्ट करें आपने कहा भाई कि सर ये टैक्सी ड्राइवर है, ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है. अब आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो पढ़ें थोड़ा सा, बुक में भी मौजूद है. तो भाई मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दी थी ना, ये सारी एग्जाम्पल और है, तो इनको थोड़ा सा आपने खुद पढ़ना है ताकि आपको टास्क एनवायरनमेंट की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी एग्जाम्पल होती हैं. अब ये लिखा हुआ है जैसे पोकर गेम है, सिक्वेंशियल है. डेफिनेटली कार्ड्स का गेम जो होता है वो सिक्वेंशियल ही होता है. अब किसी को पता ही नहीं है पोकर क्या होता है तो डेफिनेटली वो नहीं समझ पाएगा ये. तो अगर आपको लगता है कि आपने ये समझना है तो आप थोड़ा सा गेम के बारे में पढ़ लें. गेम ना सीखें लेकिन थोड़ा सा उसका वो पढ़ लें कि भाई किस तरह से जीतते हैं और किस तरह से चीजें होती हैं. गेम के स्टेप समझने को नहीं कह रहा मैं आपसे. ठीक है, तो ये देख लें. और ये बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है. ये बुक का चैप्टर 2 का टेबल है. मैंने बुक आपको बता दी थी कि कौन सी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच, 3rd एडिशन है, पीटर नॉर्विक एंड रसल का. ठीक है, तो ये बुक का ही स्क्रीनशॉट है. यहां तक कोई सवाल है किसी का तो बताइए. किसी का कोई भी सवाल हो यहां तक तो बता दीजिए. समझ में आ रहा है सब? चलें, आखिरी जो पार्ट होता है इस चैप्टर का वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एजेंट. अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि हमने पढ़ा क्या. हमने सबसे पहले एजेंट की डेफिनेशन देखी. एजेंट की डेफिनेशन देखने के बाद हमने ये देखा कि एजेंट की कितनी टाइप्स हैं, और साथ साथ हमने ये देखा कि एजेंट जब डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए. वो था प्यास या पीस, मतलब परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स. फिर हमने ये देखा कि एजेंट कितनी तरह के एनवायरनमेंट्स में हो सकता है. तो पहली हमने जो चीज डिस्कस की वो थी फुली वर्सेस पार्शियली. दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की वो थी डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक. तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की वो थी एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल. चौथी चीज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक. पांचवी चीज डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस. छठी चीज सिंगल वर्सेस मल्टी. एंड सातवीं वाली क्या थी? नोन वर्सेस अननोन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 14 के करीब हो गए. अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एजेंट. एजेंट क्या है? एजेंट बेसिकली एक आर्किटेक्चर बना हुआ है और उसमें कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर दें तो वो एजेंट कहलाएगा. आर्किटेक्चर क्या है? सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो होती हैं, सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स. मतलब हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं. और एजेंट का प्रोग्राम क्या है? बेसिकली सम फंक्शंस दैट इंप्लीमेंट द जॉब एजेंट मैपिंग. हम कह रहे हैं एजेंट प्रोग्राम जो है बेसिकली जॉब ऑफ एआई है. जाहिर सी बात है प्रोग्राम बताएगा कि क्या करना है तो एक्चुएटर परफॉर्म करेगा. सेंसर इनपुट देगा तो प्रोग्राम सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए. तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एआई एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिस्कसिंग एजेंट एज वेल. अब एजेंट प्रोग्राम जो है उसका इनपुट क्या होता है? एजेंट प्रोग्राम का इनपुट होता है ओनली द करंट परसीव्ड. जो एजेंट का प्रोग्राम है
उसका इनपुट होता है ओनली द करंट परसीव, लेकिन एजेंट फंक्शन जो होता है उसका जो इनपुट होता है वो एंटायर परसीव सीक्वेंस होता है। एजेंट प्रोग्राम को आप क्या दे रहे होते हैं, करंट परसीव, लेकिन जो एजेंट फंक्शन होता है, एजेंट फंक्शन उसके अंदर परसीव सीक्वेंस पूरा आ रहा होता है और एजेंट को वो तमाम याद रखने की जरूरत है। अब अगर फर्ज कर लें इस सिनेरियो को सोचते हुए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिनेरियो को सोचते हुए, तो एक लुकअप टेबल जो होता है जिसे हम इंटीग्रल टेबल कहते हैं, वो अगर हम बना लें एजेंट फंक्शन का तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, ये करना नहीं है लेकिन मैं मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ। सिस्टम क्या करेगा कि एक लुकअप टेबल आपने बना लिया, फंक्शन क्या है, आप उसको करंट परसीव इनपुट दे रहे हैं, और से देखिएगा एक फंक्शन बनाया आपने टेबल ड्रिवन एजेंट जो कि लुकअप टेबल को यूज करेगा, आप उसको इनपुट दे रहे हैं करंट परसीव्ड, वो रिटर्न करेगा आपको एक्शन। काम कैसे, ये स्टैटिक है सारी चीजें, परसिप्ट है, अ सीक्वेंस इनिशियली एम्प्टी, टेबल है, अ टेबल इंडेक्स बाय द परसिप्ट, ये सारी चीजें ना आपकी पहले से फिक्स है। अब जो भी आपको इनपुट मिलेगा, जो भी आपको इनपुट मिलेगा, आप क्या करेंगे उस इनपुट के साथ, जो इनपुट है परसिप्ट है उसको आप परसिप्ट के एंड में लगा देंगे। मतलब क्या है, परसिप्ट क्या है, परसिप्ट वो है जो अब तक आपने परसीव किए हैं, ये देखें ये परसिप्ट है जो आपने अभी तक परसीव किए हैं, और परसिप्ट सिंगल, विदाउट एस क्या है जो अब तक परसीव कर लिया, और विद एस, सॉरी विद एस क्या है जो अब तक परसीव कर लिया, और विदाउट एस क्या है जो आपने अभी परसीव किया है। तो आप करंट परसीव को परसिप्ट सीक्वेंस के एंड में लगा देंगे, अपॉइंट कर देंगे, ये देखें, तो आपके बाद परसिप्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, एक्शन ढूंढेंगे लुकअप टेबल में जाके परसिप्ट और टेबल में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्शन मिल जाएगा, इसको आप रिटर्न कर देंगे। तो फॉर एवरी परसिप्ट वी हैव एन एक्शन, for every perceived we have action, for every perceived sequence we have action। perceived input मिल रहा है, perceived के हिसाब से आप टेबल में जाके एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? अगर आपने ब्रेक से पहले वाली क्लास ली थी तो समझ में आनी चाहिए। आप परसीव्ड क्या है जो आपको अभी इनपुट मिल रहा है, परसीव्ड क्या है जो आपने अब तक ऑब्जर्व किया हुआ है। तो जो आपको अभी इनपुट मिला वो आपने परसीव्ड के आगे लगा दिया, अब आपका परसीव सीक्वेंस पूरा इनपुट बन गया, वो आपने एक्शन टेबल में जाके लुकअप के ढूंढ लिया और वो एक्शन परफॉर्म करवा दिया, ये काम हो रहा है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस काम में, इस काम में प्रॉब्लम ये है कि ये टेबल कितना बड़ा होगा, ये टेबल कितना बड़ा होगा, क्योंकि परसीव सीक्वेंस तो बार बार अपेंड होते रहेंगे, और जितने ज्यादा हम परसेप्शन करते रहेंगे उतना ज्यादा हमारा परसीव बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब है इतना बड़ा टेबल होना चाहिए कि फॉर एवरी इंटीग्रल, मैं इसकी मिसाल दूं, आप साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं, सॉरी आप नहीं, कैलकुलेटर कैसे निकालता है, साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर कैसे निकालता है? फॉर्मूला होता है, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि अच्छा ये मीटिंग एंड हो रही है तो आप लोग फौरन ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करें, फौरन ज्वाइन कर लीजिए।